ओम शांति स्टूडेंट्स। आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ और जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट उतना इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और पढ़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी चैप्टर दिया हुआ है केमिस्ट्री के सिलेबस में उसमें से सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है। बाकी आपको 5-6 मार्क्स का है, लेकिन ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसलिए इस चैप्टर को तो ध्यान से पढ़ना ही होगा। और कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तो सबसे पहले हम ये बात बता देना चाहता हूँ, यदि आप दिमाग में ये बैठा लेते हैं इसका पैटर्न को, इस चैप्टर का पैटर्न क्या है, तो बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का रीजनिंग क्वेश्चन रहता है, या तो आपका 1 मार्क्स का या 2+3 का 5 मार्क्स का रीजनिंग क्वेश्चन रहता है। और बाकी आपका आप इसको लिख सकते हैं 5 मार्क्स के लिए तैयारी कीजिए इसके, यानी चैप्टर को यदि आपको अच्छा से तैयारी करना है, दैट मीन्स आपको एनी हाउ जितने तरह का रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, तो आप कितना रटेंगे। इसलिए आपको कंसेप्ट को डेवलप करना बहुत पहले ज़रूरी है, ताकि आप 5 मार्क्स का आपका कहाँ से कैसे रीजनिंग क्वेश्चन आता है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए। इसको रीजनिंग बेस्ड चैप्टर है, इसको रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस देना, मेरा कहने का मतलब है। 5 मार्क्स आपका रीजनिंग क्वेश्चन हो गया। फिर आपका 1 मार्क्स जो है, 1 मार्क आपका ये स्ट्रक्चर है। हमेशा एक किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने बोलेगा, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ से स्ट्रक्चर आता है। यदि उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 1 मार्क्स श्योर हो जाएगा। फिर आपका 2 मार्क्स आपका इसमें आपका वेरिएशन होगा। कभी कभी आपका कंप्लीट द रिएक्शन में आता है, कंप्लीट द रिएक्शन, कभी कभी केवल कंप्लीट द रिएक्शन होगा, कभी कभी कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, मतलब कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना है। तो बाकी आपका 2 मार्क्स में कभी कंप्लीट द रिएक्शन में रहेगा, या आपका नॉलेज टाइप क्वेश्चन में रहेगा, व्हाट टाइप का डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी पूछ देगा किसी का। एंड ये आपका 8 मार्क्स का आपका चैप्टर है। तो आपको मेनली आपको रीजनिंग क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, लेकिन आपको ये भी जानना है, आप लोग के लिए एक सुविधा दिया गया है कि कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है सिलेबस, तो आप इसको फ़ायदा उठा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। लेकिन ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप A to Z पढ़ें, क्योंकि आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन यू हैव टू फेस द इंट्रांस एग्ज़ाम। तो इंट्रांस एग्ज़ाम में तो ये पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है, उस चैप्टर में जहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। इसलिए तैयारी तो सबका कीजिए, लेकिन यदि आपको सिर्फ और सिर्फ आप बोर्ड एग्ज़ाम का तैयार करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा जो डिलीट हुआ है पोर्शन उसको आपको ध्यान नहीं देना है स्कोरिंग के लिए। तो लेकिन पढ़ना आपको सभी है और पढ़ना भी चाहिए सभी टॉपिक को। एनीवे मैं बता दूंगा कहाँ से आपको रिड्यूस किया गया किस किस टॉपिक को। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। आपको जितने भी एलिमेंट है सबको कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक या सबसेल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट मीन्स क्या हुआ, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू पी सबसेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जब भी एलिमेंट का इस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट का कॉन्फिगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका पी सब सेल में जाएगा, इसलिए वो सारे एलिमेंट को पी ब्लॉक बोला गया। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, हीलियम, हीलियम एक्सेप्शन में है, ये एस ब्लॉक में आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस में जाता है, पी में नहीं जाता। बाकी आपको
थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए आपको पढ़ना है फिफ्थ ए से। ये आपका दो जो ग्रुप दिया गया है थर्ड एंड फोर्थ ए, आपको 11th क्लास में पढ़ना था। लास्ट ईयर आपका 11th में फिफ्थ ग्रुप था, 11th में पढ़ना, लेकिन इस साल आपका नया सिलेबस में आपको फिफ्थ ग्रुप को इंक्लूड कर दिया गया 12th में। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से कुछ टॉपिक को रिड्यूस किया गया है, तो मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा। तो पहले आप जान लीजिए फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट, सिक्स्थ ए पढ़ना है, इसमें भी 7th ए एंड 0 ग्रुप एलिमेंट्स। तो आपका फिफ्थ में कौन कौन एलिमेंट आता है? नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, बिस्मथ आता है। सिक्स्थ ए में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलिनियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिर 7th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिर आपको हीलियम, हीलियम आपको अभी जस्ट बताया है कि ये एस ब्लॉक के अंदर आएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि विच वन पी ब्लॉक एलिमेंट, उसमें से हीलियम दे देगा। तो आपका तो ध्यान रहेगा पीरियोडिक टेबल में इधर थर्ड ए से 0 ग्रुप सब पी ब्लॉक है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनली हीलियम दैट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, ओके, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये आपका 12th का पोर्शन है, मतलब आपको ग्रुप वाइज सब का पढ़ना है और उस ग्रुप में से कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट का कंपाउंड भी उसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज पढ़ना है। जैसे आपका इसमें फिफ्थ ए में आपको पढ़ना क्या है? कंपाउंड, एज ए कंपाउंड नाइट्रोजन, डायनाइट्रोजन का प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, यहाँ लिख लीजिए, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन पढ़ना है, अमोनिया पढ़ना है और नाइट्रिक एसिड पढ़ना है, HNO3, ठीक है। फिर आपको इसमें 6th ग्रुप में आपका प्रिपरेशन जो है पढ़ना है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में ओजोन पढ़ना है। लेकिन इसमें था आपका इसमें 5th ग्रुप में फॉस्फिन पढ़ना था, जो सिलेबस में हटा दिया गया है। फॉस्फिन ये आपको नहीं पढ़ना है, एंड फॉस्फोरिक एसिड भी नहीं पढ़ना है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ये आपको पोर्शन से डिलीट कर दिया है 5th ए ग्रुप से। इसके अलावा आपको ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस बोल सकते हैं, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस और सल्फर का 16th का, ये आपको सिलेबस से हटा दिया गया है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ये सिलेबस से हटा दिया गया। ये मतलब सिलेबस में नहीं पढ़ना था, आपको 12th में था सिलेबस में, लेकिन अभी रिड्यूस पोर्शन में 2000 इस बार जो बोर्ड एग्जाम लिखेंगे उसके लिए सिर्फ ये है, बाकी तो आपको सिलेबस में ये सब इंक्लूडेड है। लेकिन मैं क्या सजेस्ट किया कि आपको ऐसे कमीशन की तैयारी करना है तो सबको जानिए और पढ़िए, आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद इसमें आपको रह गया क्या, आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको इसमें से हटा दिया गया है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ये डिलीट कर दिया गया है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 ये हटा दिया गया है प्रिपरेशन में। उसके बाद फिर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज में डायहेलोजन एंड हेलोजन एसिड HX ये हटा दिया गया है। ये आपको मतलब कहने का मतलब ये सब टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी आपको पढ़ना है। फिर आपको जब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके तो उस वक्त भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले ये सब ध्यान देना है पैटर्न को, क्योंकि आज के डेट में आपको पैटर्न्स एंड टिप्स ये दो चीज़ जानना जरूरी है। देयर इज़ नो डिमांड ऑफ द इंटेलिजेंसी, यानी बहुत तेज है आपका लेकिन पैटर्न नहीं पता है, दिन रात पढ़ते हैं फिर भी आप स्कोरिंग नहीं करेंगे। बट जो लेबोरियस है, पैटर्न को फॉलो करता है, पैटर्न वाइज तैयारी करता है, वो आगे निकल जाएगा। तो ये थोड़ा कुछ टिप्स है उसको ध्यान में रखना है। तो पैटर्न को फॉलो कीजिए, चैप्टर में जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी टिप्स बताएंगे एज ए कंसेप्ट उसको ध्यान में रखिए, रीजनिंग क्वेश्चन का तैयारी साथ साथ हो जाएगा। एनीवे, अब हम लोग अब इसमें पढ़ाना शुरू करते हैं कि ये कुछ
रीजनिंग क्वेश्चन में आपका जनरली 5 मार्क्स में कभी कभी आपका कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के साथ लेता हूँ मैं, जैसे NH3 हुआ, PH3 हुआ, आर्सेनिक ट्राइहाइड्राइड हुआ, एंटीमनी ट्राइहाइड्राइड हुआ और बिस्मथ ट्राइहाइड्राइड हुआ। फिर आप 16th ग्रुप में आप आएंगे, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे तो H2O आएगा, H2S आएगा, डाइहाइड्रोजन सेलेनियम आ जाएगा और डाइहाइड्रोजन टेल्यूरियम आएगा। ये तो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसका कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा, तो आपको इसी में से आएगा। तो अब इसमें से क्या क्वेश्चन आता है इसको भी ध्यान दीजिए। कभी कभी आप लकी हो सकते हो 5 मार्क्स का इसी में 5th और कंपाउंड ऑफ 5th A एंड 6th A ग्रुप एलिमेंट में ही पूछ देता है 5 मार्क्स का। और वो क्वेश्चन क्या होता है, 1-1 मार्क्स का रीजनिंग क्वेश्चन रहेगा। यानी ये जो कंपाउंड है आपका कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 5th A ग्रुप एलिमेंट में से आपको जानना है एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा कि घटते जाएगा ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर। एक जानेंगे तो दूसरा जान जाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्ड में आप बॉन्ड एंगल ले सकते हैं अब कंपाउंड, फोर्थ में आप ले सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिफ्थ में आप ले सकते हैं रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। इस तरह से आपको माने 5 क्वेश्चन इसी में दे देगा। या तो 5th ग्रुप में ये कंपाउंड दिया रहेगा, बोलेगा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और हाईएस्ट और लोवेस्ट करके, ये जो 5 जो आपको क्वेश्चन बना रहे हैं कि हाईएस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट या वीकर रिड्यूसिंग एजेंट या इंक्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट या विच कंपाउंड है जहाँ हाईएस्ट बॉन्ड एंगल या लोएस्ट बॉन्ड एंगल या इंक्रीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड, या तो 6th A ग्रुप का दे देगा कंपाउंड या 5th A ग्रुप का दे देगा। तो कभी कभी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा रीजनिंग क्वेश्चन, तो बाकी रीजनिंग से आप वंचित हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन है आपको इससे हट के, लेकिन यहाँ एक पैटर्न है रीजनिंग क्वेश्चन का, तो कभी कभी 5 मार्क्स का यही क्वेश्चन आप डाल देता है। यही 5 चीज़ को जानना है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, जो भी आपको कंसेप्ट है उसको आपको जानना है। तो ये अभी थोड़ा सा एग्जामिनेशन व्यू से किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है वो मैं थोड़ा सा चर्चा किया। स्ट्रक्चर से भी मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्चर में भी 2 तरह से है यहाँ पर कंपाउंड, एक आपका हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड स्ट्रक्चर, जिसका हाइब्रिडेशन जानते हैं तो उसके आधार पर स्ट्रक्चर बता सकते हैं, और कुछ कंपाउंड ऐसा है जो विदाउट हाइब्रिडाइजेशन यू कैन ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। जैसे उसमें से पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, अक्सर आता रहता था ऑक्सो एसिड ऑफ द फास्फोरस या ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड है, जब मैं स्ट्रक्चर पे आऊँगा तो एक जगह लिख दूंगा। उतना का यदि आप कर लेते हैं दैट मीन्स यू मेक श्योर 1 मार्क्स, यानी आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर हो गया आपका। एनीवे, तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में यही है एनसीईआरटी में इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो पहले मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट रीजनिंग क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ये, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जान लीजिए। फिर आपका पीरियोडिक ट्रेंड बताएंगे ग्रुप वाइज में, और कुछ स्पेसिफिक रीजनिंग क्वेश्चन बताएंगे ग्रुप वाइज पहले, तो उसको भी मैं एक जगह डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम डिस्कस करना चाहेंगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रिक एसिड इन 15th ग्रुप में, इसका प्रिपरेशन ओजोन है। बाकी का ऑलमोस्ट प्रिपरेशन आपका पोर्शन अभी रिड्यूस कर दिया गया है, अदरवाइज नहीं तो और सब भी कंपाउंड का प्रिपरेशन था और प्रॉपर्टीज भी। तो थोड़ा सा चैप्टर हल्का हो गया है, आप चाहें तो इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ऐसे ये चैप्टर पढ़ने में आपको बोरियत फील होता है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कहाँ से पढ़ें, किसको पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये लिटरेचर पोर्शन टाइप का है पूरा, तो आपको कंसेप्ट यदि डेवलप कर लेंगे
तो ये चैप्टर आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं पहले इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कभी कभी पूछ सकता है काउज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट या व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, नॉलेज टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आपका आता है, तो उसमें से ये भी स्थान रखता है। अदरवाइज रीजनिंग क्वेश्चन कैसे आएगा, तो सबसे पहले ये 11th वाला दो जो ग्रुप है उधर वहाँ से भी इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्वेश्चन आता रहता था। तो मैं थोड़ा उसका कंपाउंड लिख देता हूँ, एलिमेंट 3rd A का और 4th A का और 5th A। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट लिमिटेड एलिमेंट के लिए, सबके लिए नहीं है, तो उसी को तो आपको जानना है। 5th A तो 3rd A में तो आपको सबको मालूम है, बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फिर इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। इसमें आपका भी लिखे थे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये एलिमेंट के लिए, हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट के लिए ये लागू होता है। तब कभी कभी जैसे 11th में भी ये क्वेश्चन आता था, स्टेनस क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन स्टेनिक क्लोराइड, वाई, या एक्सप्लेन इट। या उसी तरह से PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4। या इधर से आपको इंडियम मोनोक्लोराइड इज मोर स्टेबल देन इंडियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। या थैलियम में अभी आपका 12th में ये 15th और 5A ग्रुप से रिलेटेड है आपको सिलेबस में, तो ये आपका बिस्मथ से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ आपका ऐसे ही क्वेश्चन बना सकता है, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ पेंटाक्लोराइड। या इसी को थोड़ा दूसरे लैंग्वेज बनाएगा, कंपाउंड प्लस 3 स्टेट कंपाउंड ऑफ बिस्मथ is more stable than its +5 state compound। एक ही क्वेश्चन है ये और ये, जैसे बिस्मथ ट्राइक्लोराइड में यहाँ Bi3+ है, बिस्मथ में Bi+5 है। तो ये मोस्ट जनरल फॉर्म में हुआ, बिस्मथ +3 स्टेट कंपाउंड ऑफ बिस्मथ इज मोर स्टेबल देन इट्स +5 स्टेट कंपाउंड, वाई, या एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट। ये तो ये सारे क्वेश्चन का आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप यदि लिख देते हैं सिर्फ D2 इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपको दैट विल गिव फुल क्रेडिट, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ केवल लिख देंगे D2 इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी आपको समझना है सबसे पहले, जिसको जानकारी होगा वही तो लिखेगा ये वर्ड, जिसको जानकारी नहीं होगा तो ये वर्ड तो लिखेगा ही नहीं, कुछ से कुछ उसका एक्सप्लेनेशन देगा। अब कुछ से कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे तो वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, वो उसका इस क्वेश्चन का आंसर मेन सिर्फ ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते हैं। तो सबसे पहले आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझना होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। या तो आपको नॉलेज टाइप का क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू मीन बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो लिखना पड़ेगा। तो डेफिनेशन तो जानना है, फिर काउज भी जानना है कि ऐसा क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ इसके साथ। तो और सबके लिए नहीं है, सिर्फ देखो ये 3rd A का ये लास्ट 2 एलिमेंट, 4th A का लास्ट 2 एलिमेंट और 5th का ये लास्ट एलिमेंट है बिस्मथ, इसके लिए आ रहा है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी दिया, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा ये आपको पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबको पता है,
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज NS2NP126। सारे पी ब्लॉक एलिमेंट का यही जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। तो थर्ड ए में है तो इसमें क्या आएगा, NS2NP1 आएगा कॉन्फ़िगरेशन जनरल, और फोर्थ ए में क्या आएगा, NS2 किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो NS2NP2 आएगा। मतलब ये 2S2 है तो 2P2 होगा, इसका 3S2 है 3P2 हो जाएगा, 4S2 4P2 हो जाएगा। इस तरह से सेम एनर्जी लेवल है। अब इसका होगा NS2NP3। तो आपको सबको पता है ग्रुप नंबर इंडिकेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड ए मीन्स इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है इसलिए 2 and 1 लिखा। फोर्थ ए मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है इसलिए NS2NP2 लिखा, और फिफ्थ है तो NS2NP3 हुआ। तो आपको जैसे ये NN है, जबकि डी ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन का लिखते हो N-1D 1 to 10 और NS 1 to 2। तो ये यदि आपको ये 4S है तो ये 3D होगा, ये 5S आएगा तो यहाँ 4D हो जाएगा। यानी दो डिफरेंट एनर्जी लेवल में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेम एनर्जी लेवल में है, भले सब सेल S और P है लेकिन एनर्जी लेवल सेम है। तो आपका सेम एनर्जी लेवल है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलना रहता है जब बॉन्ड फॉर्मेशन पे, तो ये सेम एनर्जी है तो 1 और 2 एक साथ निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो ये +3 स्टेट का कंपाउंड बनाएगा। और ये आपका जब 2 and P का 2 और S का 2 निकलेगा तो ये +4, इसलिए सारा का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हुआ फिर फोर्थ ग्रुप का। और फिफ्थ का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सबका क्या आता है, +5। लेकिन ये थर्ड ए और फोर्थ ए और फिफ्थ ए में हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट में आपका ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन मिनिमम इसका केवल P वाला इन्वॉल्व होगा और बॉन्ड बनाएगा तो ये +1 स्टेट कंपाउंड बनाएगा। यानी ये +1 स्टेट का भी बनाएगा और +3 का भी बनाएगा। उसी तरह से फोर्थ ए का जब केवल और केवल P सबसेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा ये सब एलिमेंट, तब वो +2 स्टेट का कंपाउंड बनाएगा। जैसे यहाँ आपको टीन डाइक्लोराइड या लेड डाइक्लोराइड लिखा ना, और जब दोनों P और S दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा तब वो मैक्सिमम +4 स्टेट का कंपाउंड बनाएगा, इसलिए PbCl4 लिखा। यानी कहने के मतलब ये हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट +2 स्टेट का भी बनाता है कंपाउंड और +4 स्टेट का बनाता है। उसी तरह से फिफ्थ ग्रुप में आप देख लीजिए, कॉमन तो +5 सबके लिए, लेकिन व्हेन ओनली P सबसेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन दैट फॉर्म +3 स्टेट कंपाउंड। ये लोअर ऑक्सीडेशन हुआ और इसका मैक्सिमम +5 हुआ। तो यहाँ जितना मैं क्वेश्चन दिया तो सब में एक कॉमन चीज क्या पा रहे हैं, तो जिसका भी बात कर रहे हो तो लोअर ऑक्सीडेशन कंपाउंड मोर स्टेबल देन इट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड, ये कॉमन बात ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पर +1 and +3 मैक्सिमम हुआ, तो ये +1 स्टेट कंपाउंड ऑफ इंडियम या थैलियम कंपाउंड बिकम मोर स्टेबल देन इट्स +3 स्टेट, या +2 स्टेट कंपाउंड ऑफ टीन और लेड बिकम मोर स्टेबल देन इट्स +4 स्टेट कंपाउंड। इसी तरह बिस्मथ का आपका +3 स्टेट कंपाउंड बिकम मोर स्टेबल देन +5 स्टेट कंपाउंड। एनीवे क्वेश्चन कहाँ का जड़ है वो आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं इसका स्टेट पेन पे, डेफिनेशन में इनर्ट पेयर इफेक्ट ऐसा क्या है जो आप इसमें दो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाता है, जबकि डी ब्लॉक वाला एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाता है, एस वाला वेरिएबल स्टेट का कंपाउंड नहीं बनाता है, और पी ब्लॉक भी वेरिएबल स्टेट का कंपाउंड नहीं बनाता है, सिवाय यही है आपका एलिमेंट। और ये इसके पीछे रीजन जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट है, तो इसको समझना है थोड़ा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। तो यहाँ एक कॉमन बात क्या पा रहे हो कि या तो इस एलिमेंट का केवल और केवल पी वाला इन्वॉल्व होके लोअर ऑक्सीडेशन बनाए, या इसका फोर्थ ग्रुप का होगा तो केवल पी सबसेल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होके आपको स्टेबल कंपाउंड बनाता है, या इसका केवल +3 स्टेट पी सबसेल का 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाता है और वो स्टेबल होता है। तो रीजन को जानना है पहले, तब हम स्टेटमेंट में आ जाएंगे। स्टेटमेंट बहुत आसान है, यदि तोड़ के इसको बोला जाए तो डेफिनेशन इजी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो सोचेगा इसमें क्या लिखेंगे। तो इसको समझना है। तो इसमें स्टेटमेंट जो आता है
अब सारे एलिमेंट के लिए है नहीं सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट का है, तो यानी कहने का मतलब हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक का बात कर रहा है ये लास्ट वाला एलिमेंट कहने का मतलब। तो आप इसमें क्या बोलेंगे, हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक बिलोंगिंग टू थर्ड ए, फोर्थ एंड फिफ्थ ए। तो जब थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ बोलेंगे और हायर एटॉमिक नंबर, तो लास्ट वाला एलिमेंट पकड़ाएगा। द हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट ऑफ P block belonging to third A, fourth and fifth A after removing P subshell electron। तो सबका P सबसेल इन्वॉल्व होने के बाद इसका P वाला इन्वॉल्व हो गया, इसका भी निकल गया, तो सब में क्या बचा, S में 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो आफ्टर रिमूविंग द P सबसेल इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग S सबसेल हैविंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड shows inertness in bond formation, shows reluctance in bond formation. Consequently, lower oxidation state compound become more stable than its higher oxidation state compound. ये इनर्ट पेयर, चूंकि पी सबसेल वाला इन्वॉल्व हो जाने के बाद रिमेनिंग एस क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इनर्टनेस शो करता है, फर्दर वो बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है, इसलिए वो स्टेबल, केवल पी वाला इन्वॉल्व होकर स्टेबल कंपाउंड बन गया। अब बाई फोर्स स्टेबल चीज को आप बाई फोर्स एनर्जी लगा के एस वाला भी इन्वॉल्व कराएंगे तो नेचुरली जो स्टेबल था वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस यानी पी वाला इन्वॉल्व होके रिमेनिंग एस फर्दर वो बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस इफेक्ट का नाम पड़ गया है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बाकी ये एलिमेंट काम नहीं करता है इस तरह का कंसेप्ट, सिर्फ और सिर्फ ये होता है। तो उसके पीछे रीजन जान लीजिए। तो रीजन बहुत थोड़ा सा आपका पीछे से ले चलते हैं रीजन इसका समझने के लिए। काउज क्या है, काउज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या स्टेटमेंट तो मैं दे दिया, आपको अभी लिख भी दूंगा, पहले आप इसको फिर से काउज को समझ लीजिए। जैसे आप 11th क्लास में आयनेशन पोटेंशियल पढ़े हैं, तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप में आप क्या बोलते हैं, आईपी वैल्यू डिक्रीजेस डी टू इंक्रीज एटॉमिक साइज, इंक्रीज एटॉमिक साइज। ये आपके पास कंसेप्ट है 11th क्लास से। किसी भी ग्रुप में व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप द आईपी वैल्यू डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज। ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, इसलिए आईपी वैल्यू घटता जाता है। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है वही है आईपी वैल्यू। तो आपके जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, यानी आप आसानी से आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी कम एनर्जी में निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो यानी लो आईपी वैल्यू हो गया। अब समझना है आईपी का इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर में हम लोग लिखते थे एटॉमिक साइज, फिर आप लिखते थे न्यूक्लियस चार्ज, फिर लिखते थे टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी हाफ फिल एंड फुल फिल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसमें आप तो ये चीज जानते हैं कि विथ इंक्रीज एटॉमिक साइज आईपी वैल्यू डिक्रीजेस। फिर आप न्यूक्लियस चार्ज में क्या बात करते थे, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेस, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेस, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, सो आईपी वैल्यू इंक्रीजेस। तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ेगा तो इसमें इंक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ दो बात कंट्राडिक्शन हो गया। टाइप ऑफ कॉन्फिगरेशन हाफ फिल फुल फिल जहाँ रहता है तो वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है, यानी आईपी वैल्यू बढ़ेगा। तो अब ये दो बात देखो कंट्राडिक्शनल बात आता है। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप में तो सबको मालूम रहता है लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबेडियम है, इस तरह से। तो इसका जैसे आपका न्यूक्लियस चार्ज इसका कितना आएगा 3 + 3 यूनिट, इसमें +11 यूनिट हो जाएगा, इसमें +19 यूनिट हो जाएगा, इसमें 37 यूनिट हो जाएगा। तो साइज तो आप तो जानते हैं किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ते जाते हैं तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि जब कॉन्फिगरेशन करते हो 1s to 2s 1 हो गया,
इसमें आपको क्या आ जाएगा 3s1 हो जाएगा। माने जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे हर एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन नया ऑर्बिट में चला जाता है, तो ये साइज आपका ऐसे बढ़ता चला गया। ये इसके लिए हुआ तो ये इसके लिए हो जाएगा सेकेंड में, ये इसके बाद ऐसे हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। साइज बढ़ता गया तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता गया तो इलेक्ट्रॉन, तो उसके हिसाब से तो ये बात सही है। चलो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज की बात किया, और यहाँ जो तुम लिखा है आईपी वैल्यू डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज, लेकिन जब आप न्यूक्लियर चार्ज को पकड़ेंगे तो ये तो आपको किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और वहाँ कहता है विथ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज आईपी वैल्यू इंक्रीजेज, तो वही ग्रुप में देख रहे हो कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। आपको +3 यूनिट से 11 यूनिट हो गया, 19 यूनिट हो गया, तो अब इसके हिसाब से तो आईपी वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन आप इसके आधार पे तो नहीं बोलते हैं कि आईपी वैल्यू इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। आप जब भी बोलते हैं कि आईपी वैल्यू डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज। तो चिल्ड्रेन, जहां पर 2 फैक्टर या 2 से अधिक फैक्टर होता है तो उसमें से एक फैक्टर डोमिनेट करता रहता है। तो जैसे आपका ये बात सही है, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, करेक्ट। लेकिन एटॉमिक साइज में क्या होता है कि जिस रिस्पेक्ट से एटॉमिक साइज बढ़ता है वो उस रिस्पेक्ट से ही न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता है, वो हर बार एक नया ऑर्बिट में चला जाता है। तो वो क्या होता है, डोमिनेट करता है, इफेक्टिव हो जाता है इंक्रीज एटॉमिक साइज कंपेयर टू दिस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। माने जिस रिस्पेक्ट से आपको एटॉमिक साइज बढ़ता है उस रिस्पेक्ट से इसका न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट नहीं करता है, जबकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि साइज बढ़ जा रहा है, हर बार इलेक्ट्रॉन नया ऑर्बिट में चला जा रहा है तो ग्रेटली इंक्रीज कर जाता है साइज में। तो हम लोग जब भी आईपी का बात करते हैं गोइंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज की बात करते हैं, इसके आधार पे नहीं करते हैं। लेकिन यही बात यहां पर क्या हो जाता है, हायर एटॉमिक नंबर के साथ ये बात अलग है ऊपर वाला के लिए, चूंकि साइज ही आपका डोमिनेट है न्यूक्लियर चार्ज से। लेकिन हायर एटॉमिक नंबर में क्या होता है, जैसे पी सब सेल वाला निकलता है तो साइज आपको केटायन ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे पी वाला से निकला तो आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, वो ग्रेटली इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज एटॉमिक साइज, जैसे आफ्टर रिमूविंग द पी सब सेल इलेक्ट्रॉन, बाकी रिमेनिंग में एस रह जाता है, तो पी वाला निकल जाने के बाद कैटायन बन गया तो कंट्रैक्शन हो जाएगा। अब जो साइज कंट्रैक्ट हुआ उसके रिस्पेक्ट में जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ है हायर एटॉमिक नंबर में वो डोमिनेट कर जाता है। तो आफ्टर रिमूविंग द पी सब सेल इलेक्ट्रॉन the nuclear charge greatly increase and that influence the IP value, that means the IP value greatly increase। कहने का मतलब P सब सेल इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद S सब सेल इलेक्ट्रॉन का रह जाता है, पेड है। एक तो इलेक्ट्रॉन को अनपेड करने में एनर्जी लगेगा, इलेक्ट्रॉन जब आईपी की बात करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात करते हो ना, तो जहां पेड है तो आपको फिर अनपेड करने में कुछ एनर्जी लगा, उसके बाद निकालेंगे। और दूसरे साइड में दूसरा पॉइंट आपका न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटली इंक्रीज कर गया विथ रिस्पेक्ट या कंपेयर टू द एटॉमिक साइज ऑफ आयन बोल सकते हैं या एटॉमिक साइज भी बोल सकते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में आपका न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटली इंक्रीज कर गया साइज के रिस्पेक्ट में, तब तो आईपी वैल्यू आपको ग्रेटली इंक्रीज कर गया, तब फर्दर वो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। यानी पी सब सेल इन्वॉल्व हो के केवल आपका एस सब सेल वाला बॉन्ड बनाना नहीं चाहता है, आईपी वैल्यू बहुत हाई हो गया, उसके लिए बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा एस सब सेल को इन्वॉल्व कराने के लिए बॉन्ड में। इसलिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड हमेशा स्टेबल हो जाता है ओनली फॉर दीज एलिमेंट। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आफ्टर रिमूविंग पी सब सेल इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ these element greatly increase, consequently IP value become very high and hence the S subcell shows reluctance in bond formation due to high IP value and paired electron. So due to paired electron and shows inertness, so this effect is known as inert pair effect. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते ही आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड मोर स्टेबल होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन लिख देता हूं, काउच तो समझा दिया मैं।
inert paired effect। डेफिनेशन आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं साथ साथ, हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक belonging to third A, fourth A and fifth A। इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक आफ्टर रिमूविंग पी सबसेल इलेक्ट्रॉन, द remaining S subcell has paired electron and shows reluctance in bond formation। कंसिक्वेंटली माने परिणाम स्वरूप लोअर ऑक्सीडेशन, केवल पी वाला भाग लेगा तो लोअर हो जाएगा और एस और पी मिलके भाग लेगा तो हायर हो जाएगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड बिकम मोर स्टेबल देन its higher oxidation state compound, hence this effect is called inert paired effect। ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक मिला आपको, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड मोर स्टेबल देन बिस्मथ पेंटाक्लोराइड या +3 स्टेट कंपाउंड ऑफ बिस्मथ इज मोर स्टेबल देन +5। बाकी तो वो आपका उधर थर्ड फोर्थ वाला 11th का पोर्शन है, तो जब भी आपको इससे क्वेश्चन यदि ड्रॉप होगा रीजनिंग तो वही आएगा बिस्मथ से रिलेटेड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, 15th ग्रुप वाले से हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हमारा एलिमेंट आपको पता है कौन कौन सा कंपाउंड प्रिपरेशन है। डिलीट जो पोर्शन हुआ उसको छोड़कर बाकी जो हमको पढ़ना है 5th A में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इसमें हमको जो पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं आप, नाइट्रोजन और अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड, यही तीन है। ऐसे तो अभी आपको फॉस्फिन के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, pH3 एंड एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड, ये आपको पोर्शन को डिलीट कर दिया है, मतलब ये वाला का कंपाउंड का पोर्शन आपको डिलीट कर दिया है, ठीक है। और इसमें से आपको स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, जैसे आपको बहुत सा है ना ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, दीज आर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये सब आपका स्ट्रक्चर आपको हटा दिया गया, यानी आपको प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज में तीन है कंपाउंड, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड HNO3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज का ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग रीजनिंग क्वेश्चन में इसी ग्रुप से आ जाएंगे, तब हम लोग 16th ग्रुप में आएंगे। तो अभी बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन हम जनरलाइज करेंगे, जो आपको वही कंसेप्ट आपको 16th ग्रुप में भी लागू होगा, 17th ग्रुप में भी लागू होगा, तो उसको हम लोग एक साथ करेंगे रीजनिंग क्वेश्चन। तो पहले हमारा प्रिपरेशन आज हम बता देना चाहता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो सभी लोग बोर हो जाते हैं देखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन N2।
तो पहला आपका इंडस्ट्रियली तो हम लोग बनाते हैं एयर में। आप सबको पता है कि एयर में 78% नाइट्रोजन है। तो आपका फ्रीजिंग मेथड से या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से या लिक्विफिकेशन मेथड बोल सकते हैं, लिक्विफिकेशन मेथड से हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। जैसे आपको एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इनर्ट एलिमेंट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो लिक्विफिकेशन पॉइंट है, हर गैस का लिक्विफिकेशन पॉइंट अलग अलग होता है। तो जब हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो नाइट्रोजन का जो लिक्विफिकेशन पॉइंट वहाँ जब आता है तो नाइट्रोजन वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, बाकी आपका सेपरेट हो जाता है अदर से। तो आपको इंडस्ट्रियल मेथड नहीं जानना है, आपको लैब मेथड आपको जानना है यहाँ, तो मैं उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, यहाँ 3 आपका सिलेबस में दिया गया एनसीईआरटी में। ऐसे तो नाइट्रोजन बनाने का बहुत सा तरीका है, मेथड है, लेकिन आपका जो सिलेबस में इंक्लूड है मैं उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं, फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। तो आप लिख लीजिए, व्हेन अमोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्राइट वी गेट नाइट्रोजन गैस, या नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, वो N2 बन जाएगा, सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना दिया, बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बचा वो वाटर में आ गया। तो यहाँ आपका नाइट्रोजन गैस बना। तो जब अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट से ट्रीट करेंगे देन वी गेट द नाइट्रोजन गैस। ये लैब मेथड है, पहला आप मेथड हो गया। दूसरा मेथड में हम लोग ले सकते हैं इसका फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला लिखते हैं ना, K2Cr2O7, ये भी पोर्शन प्रिपरेशन DNF ब्लॉक में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, लेकिन DNF ब्लॉक में इसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज रिड्यूस कर दिया गया, मैंने अभी आप लोग के लिए हटा दिया गया है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक चीज को पढ़िए, क्योंकि आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द वेरियस एंट्रेंस एग्जाम। तो वो तो एंट्रेंस एग्जाम वो उसका सिलेबस में तो नहीं हटा है ना, आपको सिंपली सिर्फ CBSE बोर्ड के लिए हटा है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। तो जिस तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखते हैं वैसे फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट लिख सकते हैं, NH4 Cr2O7। तो व्हेन अमोनियम, ये थर्मली अनस्टेबल होता है। अमोनियम डाइक्रोमेट लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट हीटेड वी गेट द नाइट्रोजन गैस, ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, ठीक है, एंड वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन, बाकी ये डिकम्पोज हो गया। थर्ड मेथड जो आपका है एजाइड, आप सुना होगा, नहीं सुना है? जैसे रेडिकल आप सुने ना, क्लोराइड रेडिकल, सल्फेट रेडिकल, नाइट्रेट रेडिकल, वैसे ये एसिड रेडिकल में आता है एजाइड। कॉम्प्लेक्स आयन है N3-, इसकी वैलेंसी 1 है, इसको बोलते हैं एजाइड। तो अब आपको यहाँ पर सोडियम एजाइड भी लिख सकते हो, Na, आप वैलेंसी दोनों को 1-1 है तो ये हो गया सोडियम। लेकिन बेरियम एजाइड लिखेंगे तो BaNa3, इसकी वैलेंसी 1 यहाँ आ गया, इसकी वैलेंसी 2, तो यहाँ आप 2 लिखेंगे। तो आप यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम बेरियम एजाइड, ये भी आपका थर्मली अनस्टेबल होता है। तो व्हेन बेरियम एजाइड हीटेड देन बेरियम मेटल लिबरेटेड एंड नाइट्रोजन गैस इवॉल्व। तो इससे नाइट्रोजन गैस ब्रेक करके निकल जाता है एजाइड जो है। तो ये 3 मेथड है, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड मिक्सर्स को हीट करेंगे और अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे, फिर आपका बेरियम एजाइड से है। तो यही 3 मेथड है। प्रॉपर्टीज इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान देने का है। आपका नाइट्रोजन है तो विथ मेटल में कुछ ही मेटल के साथ आपका रिएक्शन करता है, जैसे लिथियम के साथ करेगा, मैग्नीशियम के साथ करेगा, ये सब। और ये भी याद रखना, ये अल्कली मेटल में आता है ना, तो जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, ये सब ये डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन, नो रिएक्शन, ये इसका कंपाउंड नहीं बना। कहीं आपने सोडियम नाइट्राइड नहीं देखा होगा, लेकिन उसी ग्रुप में लिथियम उससे रिएक्ट करता है, सेकेंड ग्रुप का मेटल रिएक्ट करेगा। तो व्हेन लिथियम ट्रीटेड विथ नाइट्रोजन वी गेट द लिथियम नाइट्राइड। या मैग्नीशियम को आप नाइट्रोजन से हीट करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड आपका आ गया, Mg3N2।
ठीक है। तो ये सब कंपाउंड याद कीजिए, इसलिए कि इसका प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में मेटलिक नाइट्राइड को जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं वो अमोनिया गैस इवॉल्व करता है, इसलिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मेटल में दो ही आपका है जानना, लिथियम और मैग्नीशियम के साथ। ये भी क्यों करता है लिथियम, डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है ना, तो प्रॉपर्टीज इसका करीब करीब सेम है, इसलिए जिस तरह मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है वैसे लिथियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। बाकी आपको प्रॉपर्टीज आपका इसका प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं जरूर बता दूंगा कंप्लीट द रिएक्शन पर्पस में, क्योंकि उसमें भी आपको हार्डली आप 10 से 15 रिएक्शन यदि याद है तब तो आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे, जहां से भी क्वेश्चन देगा आपको उसी में से रहेगा, तो उसमें हम मार्क करा देंगे किसको ध्यान देना है, किसको पढ़ना है, जहां से अक्सर आता रहता है। तो नॉन मेटल के साथ आपका नॉन मेटल के साथ में क्या लेंगे, ऑक्सीजन के साथ ले लो, हाइड्रोजन के साथ ले लो, क्लोरीन के साथ ले लो, ये नाइट्रोजन का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डिफरेंट कंडीशन में, इसका तो बहुत सा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, तो आपका स्ट्रक्चर उसका भी तो हटा दिया गया है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर तो आपको डिफरेंट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से जब हीट करते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है, ये अमोनिया बनता है। तो हाइबर प्रोसेस है आपका, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन। इंडस्ट्रियल मेथड है आपका प्रिपरेशन फॉर अमोनिया, तो वहाँ काम आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा, ऑन व्हाट कंडीशन मोर एंड मोर अमोनिया विल बी इल्ड। तो देखो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा अमोनिया बनेगा, और अमोनिया टूट करके भी नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में बनने लगेगा। तो आप किस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनेगा, इसलिए यहाँ क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हीटेड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ अक्सर से पूछता रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो जब कंसंट्रेशन नाइट्रोजन बढ़ाएंगे या आपको टाइम टू टाइम अमोनिया निकालते जाएंगे लीचेटेरियल प्रिंसिपल के आधार पे, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया यानी फॉरवर्ड रिवर्सिबल है ना, तो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तब तो अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। या तो कंसंट्रेशन नाइट्रोजन बढ़ाते रहें और टाइम टू टाइम अमोनिया को निकालते जाइए, तो उधर कंसंट्रेशन घटता जाएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगा। हाई प्रेशर करेंगे तो आपको फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, चूँकि प्रोडक्ट साइड में लेसन नंबर ऑफ मोल है, ठीक है। और लो टेम्परेचर में करेंगे, इसीलिए यहाँ कैटलिस्ट दिया है। लो टेम्परेचर में करने से रिएक्शन रेट स्लो हो जाता है, इसलिए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराया जाता है। तो ये एक कंडीशन है टू प्रोड्यूस द अमोनिया, तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा कहीं कहीं क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिस्कस कर दिया। एंड व्हेन नाइट्रोजन हीटेड विथ क्लोरीन वी गेट द नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो ये प्रिपरेशन भी ओवर हो गया नाइट्रोजन का, प्रॉपर्टीज भी इतनी ही है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग पढ़ के आइए, अच्छा रहेगा। मैं चैप्टर को एकदम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोशिश करूँगा, जहाँ कहीं भी बोरियत फील नहीं होगा, आराम से ये चैप्टर तैयार हो सकता है। क्योंकि रटने का नहीं है, रटने के ख्याल से करेंगे तो ये चैप्टर कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, रटेंगे फिर भूलेंगे। कंसेप्ट डेवलप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।